तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था एवं राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे। हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल जो यूनिट 9 और 10 में जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। एग्जाम पीडिया की ये बुक है और न केवल ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए उपयोगी है बल्कि मेंस में भी आपको ये काम आएगी बुक, जो पेपर सेकंड है वहाँ पर। तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, मेंस में भी ये काम आएगी और प्री में तो काम आएगी। तो राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। तो राजनीतिक दल प्रजातंत्र की आधारशिला होते हैं। राजनीतिक दलों के विषय में एडमंड बर्ग का विचार है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य समान सिद्धांतों पर सहमत हो और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सोच में बंधे हों। अथवा राजनीतिक दल ने स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र की उन्नति के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सार्तोरी के अनुसार वह कोई भी राजनीतिक समूह जो एक आधिकारिक नाम से चुनावों में भी पहचाना जाता है तथा चुनावी उम्मीदवारों के माध्यम से सार्वजनिक पदों की प्राप्ति करवाने में सक्षम है। इस समूहों के विपरीत दल गंभीरता से सरकार की कुंजी प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं और शक्ति का प्रयोग करते हैं। जोसेफ कंप्यूटर के अनुसार ऐसे लोगों का समूह जो सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों पर सहमति रखते हैं वह दल नहीं है। एक दल वह है जिस समूह के सदस्य राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष करने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल के प्रकार। तो राजनीतिक दल देश की संसदीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे जनमत को संगठित करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। तो पहला है प्रक्रियावादी राजनीतिक दल यानी रिस्पॉन्सिव या एक प्रकार से रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। फिर रूढ़िवादी कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं, कुछ लिबरल पार्टीज होती हैं और कुछ रिफॉर्मिस्ट पार्टी होती हैं। तो प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वह दल जो पुराने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संगठनों या संस्थाओं में संलग्न रहना चाहते हैं और उनकी कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हैं, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहलाते हैं। फिर रूढ़िवादी दल वह दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं अर्थात वर्तमान स्थिति में परिवर्तन के समर्थक नहीं होते, वो रूढ़िवादी दल कहलाते हैं। उदारवादी दल तो वह दल जिसका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है अर्थात यह विद्यमान व्यवस्था में ही सुधार के समर्थक होते हैं, उदारवादी दल कहलाते हैं। सुधारवादी दल तो वह दल जिसका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है, सुधारवादी राजनीतिक दल कहलाते हैं। राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक विश्लेषकों व वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दल को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, उदारवादी दल को मध्य तथा प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दल को दाईं ओर राइट साइड रखा। दूसरे शब्दों में इन्हें वाम दल, केंद्रीय दल या दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाम दलों के उदाहरण हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्रीय दल यानी सेंट्रल की पार्टी है या सेंट्रिस्ट पार्टी है तथा भारतीय जनता पार्टी ये एक प्रकार से राइट विंग पार्टी का उदाहरण है। वैश्विक स्तर पर दलों के स्वरूप और उसकी संख्या के आधार पर दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। दलीय व्यवस्था के प्रकार तो एक दलीय पद्धति होती है, द्विदलीय पद्धति होती है और बहुदलीय पद्धति होती है। एक दलीय पद्धति के अंतर्गत केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है। अनिवार्य रूप से सरकार पर इसी दल का नियंत्रण रहता है। मिस्र, तंजानिया, म्यांमार, चीन आदि देश इसी श्रेणी में आते हैं। इस व्यवस्था में विरोधी दल का अभाव होता है, अतः विरोध के अभाव में दल दृढ़ता पूर्वक शासन संचालन करता है। वह सुनिश्चित दिशा में नीतियों का निर्माण बना रहता है। इस प्रणाली में विचारधारा पर विशेष बल दिया जाता है। द्विदलीय पद्धति तो इसमें सत्ता 2 प्रमुख दलों के बीच परिवर्तित होती रहती है। ब्रिटेन इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां सत्ता अनुदार एवं लेबर पार्टी में से किसी एक दल के साथ रहती है। द्विदलीय प्रणाली में एक दल जिसे बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का गठन करता है, वह अल्पमत वाला दल विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। यह प्रणाली पूर्णतः प्रजातांत्रिक है, इसमें बहुमत का शासन होता है, वह विरोधी दल होने से सत्तारूढ़ दल निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं बन पाता है। फिर जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को बनाने व उन्हें लागू करने में तत्पर रहती है। इसमें जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है क्योंकि विरोधी दल हर समस्या के विभिन्न पहलुओं को जनता के समक्ष रखते हैं।
बहुदलीय पद्धति बहुदलीय पद्धति उसे कहते हैं जहां बड़े व छोटे अनेक राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। दो या दो से अधिक दलों के सहयोग से सरकार बनती है। यह भी संभव है कि मिली-जुली सरकारों का निर्माण किया जाए। फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व भारत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर राजनीतिक दलों की विशेषताएं। तो राजनीतिक दल विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है। राजनीतिक दल बहुत सारे व्यक्तियों का स्थायी संगठन है। राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहता है। राजनीतिक दल के सदस्यों में समान लक्ष्यों व सिद्धांतों पर आम सहमति पाई जाती है। राजनीतिक दल का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, नीतियों व कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनावों में भाग लेते हैं। फिर राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तथा संविधान व कई बार असंवैधानिक साधन भी अपनाते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के बाद अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होती है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र कार्यकारिणी द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। ये भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होते हैं। दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य तथा राजनीतिक विचारधारा को लेकर साथ जुड़े रहते हैं। अब राजनीतिक दलों के कुछ कार्य होते हैं, जैसे निर्वाचन में भाग लेना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, विकास संबंधी नीतियां बनाना, कानून निर्माण करना, सत्ता पक्ष द्वारा सत्ता संचालन और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना। भारत में दलीय व्यवस्था का विकास क्रम देख लेते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, परंतु भारत में राजनीतिक दलों का विकास उस प्रकार से नहीं हुआ है जिस प्रकार से इसका विकास पश्चिमी देशों के लोकतांत्रिक देशों में हुआ था। भारत में राजनीतिक दल का जन्म किसी कुलीन तांत्रिक सत्तारूढ़ वर्ग की अपदस्थ करने के लिए नहीं हुआ था, अपितु इसका उद्देश्य भारत में उपस्थित विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया जाना था और भारत को स्वतंत्र करवाना था। भारत में राजनीतिक दलों का विकास 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू हुआ। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी भारत में अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा इत्यादि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव एक विशेष उद्देश्य वाले संगठन के रूप में हुआ था, जिसने देश में अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी तत्वों को एकत्र किया व विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन एवं विद्रोह जैसे स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल लीग आंदोलन 1916 तथा विभिन्न गांधीवादी आंदोलन जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, जैसे असहयोग आंदोलन वर्ष 1919 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाई। कांग्रेस के पश्चात वर्ष 1906 में मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तथा वर्ष 1916 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और वर्ष 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। वर्ष 1937 के उपरांत रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक आदि की स्थापना हुई, किंतु भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में राष्ट्रीय स्तर के दो ही प्रमुख दल राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान थे, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा साम्यवादी दल। इन दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव व्यापक स्तर पर था, वहीं साम्यवादी दल एक सीमित स्तर पर कार्य कर रहा था। स्वतंत्रता के उपरांत सर्वप्रथम वर्ष 1948 में राम राज्य परिषद नामक हिंदू धर्म के समर्थक दल की स्थापना हुई। 1948 में राम राज्य परिषद। 1949 में दक्षिण भारत में द्रविड़ नेत्र कड़गम नामक दल का उदय हुआ। वर्ष 1950 में भारतीय समाजवादी दल की श्री जयप्रकाश नारायण एवं किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना आचार्य JB कृपलानी के नेतृत्व में हुई। वर्ष 1951 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इस प्रकार भारत की राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था तक विभिन्न राजनीतिक दल का विकास हुआ। प्रथम लोकसभा वर्ष 1952 के आम चुनाव में 14 दलों ने राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 39 दलों ने राज्य स्तरीय दल के रूप में भाग लिया था। 14 + 39, 14 राष्ट्रीय दलों के रूप में, 2 दलों ने राष्ट्रीय दल के रूप में और 39 दलों ने राज्य स्तरीय दल के रूप में भाग लिया था। जबकि 17वीं लोकसभा यानी 2019 में के आम चुनाव में 7 दलों ने राष्ट्रीय दल के रूप में और 52 दलों ने
राज्य स्तरीय दल के रूप में चुनाव में भाग लिया तथा वर्ष 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। फिर भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता। तो भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दल को पंजीकृत करता है व उनकी निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, निर्वाचन सूची को प्राप्त करने की सुविधा इत्यादि। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं। वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह नंबर 1 लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो तथा इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो, अथवा यदि वह लोकसभा में 2% सीट जीतता है तथा 3 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, अथवा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की सूची। तो पहली है भारतीय जनता पार्टी भाजपा, इसका चुनाव चिन्ह है कमल और इसका गठन 1980 में हुआ था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा है और इसका गठन 1885 में हुआ था। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा, तो इसका चुनाव चिन्ह हाथी है और इसका गठन 1984 में हुआ था। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसका जो चुनाव चिन्ह है पुस्तक है, उसका गठन 2013 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका जो चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हंसिया व तारा है और इसका गठन 1964 में किया गया था। आम आदमी पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू है और इसका गठन 2012 में किया गया था। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए दशाएं क्या क्या हैं। तो वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी मिलेगी जब वह यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो व इसके अतिरिक्त उनसे संबंधित राज्य में 2 सीट प्राप्त की हो। यदि उस दल ने राज्य की लोकसभा में हुए आम चुनाव में उस समय में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो एवं संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, अथवा राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो, अथवा यदि उस दल ने प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हुई। फिर यदि उस दल ने लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। यह नियम 2011 में जोड़ा गया था। तो अब मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व कुछ सक्रिय दल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। यही दल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राजनीतिक दलों का प्रभाव है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र दल है जिसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। यही वह दल है जिसकी स्थापना वर्ष 1885 से वर्ष 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका इसने निभाई है, अपनी स्थापना से लेकर 1947 तक। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1977 तक भारतीय राजनीति के केंद्र में मुख्य भूमिका निभाई। कांग्रेस के जन्म का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारत में यह दल सामाजिक व आकार लघु था। प्रारंभ में यह दल सामाजिक व आकार इसका लघु था, परंतु धीरे धीरे इसका आकार बृहद एवं स्वरूप राजनीतिक होता चला गया। वर्ष 1920 से वर्ष 1947 तक गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व किया गया। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चलाए गए। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस एक समाज सेवी संस्था के रूप में कार्य करे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गई तथा केंद्र व राज्यों का प्रचंड बहुमत प्राप्त कर शासन सत्ता संभालने का कार्य करने लगी। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस के सिद्धांत। तो कांग्रेस
के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो भारत की जनता का कल्याण व उसकी उन्नति करना तथा शांतिपूर्ण एवं उचित उपायों द्वारा जनता के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की समानता पर आधारित एक ऐसे सहकारी समाज तंत्र की स्थापना करना जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सहयोग हो आदि मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अलावा इसके निम्नलिखित सिद्धांत रहे। पहला, कांग्रेस के विचारात्मक आधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को इस प्रकार अंकित किया जा सकता है। पहला, सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों व हितों की सुरक्षा व अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करना व उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करना। खाद्य के बारे में संगठित राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने पर जोर देना। शहरी संपत्ति की खरीद एवं बिक्री में समाज विरोधी तत्वों की धांधली पर अंकुश लगाना। फिर विदेशी क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना। किसी देश पर आक्रमण न करना। विदेशों में चलने वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों को नैतिक समर्थन देना। युद्ध की निंदा करना तथा शांतिपूर्ण नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग देना। संसार के सभी राष्ट्रों के बीच मधुर संबंधों एवं सहयोग की कामना करना। देशों में विकास कार्यों को संतुलित करने देश में विकास कार्यों को संतुलित रूप देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना तथा ऐसे प्रयास करना कि वैज्ञानिक व तकनीक दृष्टि से भारत एक सबल देश बन जाए। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, लेकिन समाजवाद से प्रभावित होने के कारण इसे समाजवाद की ओर झुकी पार्टी कहा जा सकता है। कांग्रेस का सामाजिक आधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक आधार निम्नलिखित है। पहला, उच्च वर्ग का समर्थन। तो इस दल का संबंध प्रारंभ से ही औद्योगिक व्यापारिक घरानों के साथ रहा है। यह वर्ग दल को चुनाव में धन उपलब्ध करवाता है। कमजोर वर्गों व पिछड़ी जातियों का समर्थन। कमजोर वर्गों व अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कांग्रेस ने समय समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया है। यह वर्ग कांग्रेस के शासन में स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। इसके कारण समाज के कमजोर वर्ग के साथ साथ पिछड़ी जातियों का समर्थन भी कांग्रेस को प्राप्त होता रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का समर्थन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही अर्थों में स्वाधीनता की प्राप्ति के पहले से ही हर धर्म के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे तथा स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इस दल को समर्थन देते रहे। लगभग सभी अन्य धर्मों का समर्थन अभी भी इसे प्राप्त है। छोटे किसानों व खेतिहर मजदूरों का समर्थन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बुनियादी सिद्धांत है देश भर के किसानों व खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए उनकी आमदनी को बढ़ाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही कांग्रेस किसानों व मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करती रही है। इसके प्रयत्नों के कारण ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक मजदूर संगठन अस्तित्व में आया। इस प्रकार उपरोक्त तत्वों को लेकर कांग्रेस का निर्माण किया गया। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया गया है। पहला, समान अवसर। तो दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रत्येक मामले में समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देकर उनको सक्षम बनाना और उनको शैक्षणिक, आर्थिक व कानूनी समानता देना। फिर आर्थिक नवोत्थान। तो मध्यम वर्ग के उद्यमियों एवं पेशेवरों की सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके आर्थिक नवोत्थान को सार्थक बनाना। ग्रामीण विकास। तो देश के किसानों व खेत मजदूरों के कल्याण के लिए उनकी आमदनी को बढ़ाना। युवा रोजगार। तो उत्पादक एवं सुरक्षित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक परिवार के पास समुचित आजीविका हो। सामाजिक सद्भावना। नफरत फैलाने वालों और वोट डालने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करके सामाजिक सद्भावना और एकता को बनाए रखना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल है। कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह इस दल का प्रारंभिक सदस्य बन सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विभिन्न विभाग एवं कमेटियां जो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो इसमें प्रदेश स्तर पर 1 लाख व्यक्ति वाले निर्वाचन क्षेत्र के क्रियाशील सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने गए सदस्य होंगे। यह चुनाव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बनाए गए नियमों तथा शर्तों के अनुसार होंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधानसभा दल के सदस्यों की संख्या में से 5% चुने गए सदस्य होंगे, बशर्ते उनकी अधिकतम संख्या 15 से अधिक न हो। जिला कांग्रेस कमेटी। यह कमेटी 1 लाख या उससे अधिक संख्या अथवा जहां नगर पालिका या नगर निगम शासन द्वारा स्थापित किए गए हों वहां बनाई जाएगी तथा इसके सदस्य जिले से चुने गए कांग्रेस दल के सदस्य होंगे। कस्बा टाउन या कांग्रेस कमेटी। तो जिला ब्लॉक क्षेत्रों में लगभग
50,000 से कम आबादी वाली नगरपालिका हो, वहां नगरपालिकाओं की सीमा में कस्बा टाउन कांग्रेस कमेटी गठन किया जाएगा। यह कमेटी जिला कांग्रेस के अधीन कार्य करती है। नगर कांग्रेस कमेटी, यह कमेटी 50,000 जनसंख्या से 1 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों में नगर कांग्रेस कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, यूनियन कांग्रेस कमेटी आदि विभाग भी मध्य प्रदेश में क्रियाशील है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सिद्धांत व कार्यक्रम। मध्य प्रदेश यह प्राकृतिक साधन संपदा विशेषकर खनिज दृष्टि से काफी संपन्न राज्य है। स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पेयजल की व्यवस्था, साक्षरता, विद्युत उत्पादन आदि में अप्रत्याशित प्रगति हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत व कार्यक्रम चलाए गए। पहला, कृषि की उत्पादकता, मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना। फिर पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना। ग्रामीण अशिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाना। फिर ग्रामीण शिल्पियों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास करना। राज्य में साक्षरता का प्रमाण बढ़ाना। फिर अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा देना। सांप्रदायिकता के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा तथा सांप्रदायिकता सद्भावना बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थापना व कार्यप्रणाली चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विकास क्रम। मध्य प्रदेश के निर्माण से ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार का प्रभाव रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात 5वीं विधानसभा निर्वाचन तक कांग्रेस की सत्ता राज्य में रही। वर्ष 1957 में कांग्रेस के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनावों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए श्रीमती विद्यावती मेहता का चयन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हुआ। वर्ष 1967 के चुनावों में संसद सदस्य के रूप में कांग्रेस के एक नए उम्मीदवार गार्गी शंकर मिश्रा सामने आए, परंतु वर्ष 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत कम मिला। इसके पश्चात वर्ष 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। वर्ष 1980 से 90 के दशक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ही शासन रहा। इसके बाद वर्ष 1980 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने कांग्रेस को आंशिक रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से लगभग 2003 तक प्रदेश में कांग्रेस का प्रभाव रहा, परंतु 2003 से 2008, 2008 से 2012, 2013 से 2018 तक शासन में कांग्रेस ने सत्ता विपक्ष की भूमिका निभाई और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राज्य में 114 सीटें प्राप्त हुई और निर्दलीय एवं अन्य पार्टी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी। परंतु दल बदल की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया और कांग्रेस की सरकार 23 मार्च 2020 को अल्पमत में आ गई और पुनः एक बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वर्ष 2023 में 16वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 66 सीटें और भाजपा को 163 सीट पर विजय प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी, तो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी 1980 के चुनावों से पूर्व भारतीय जनसंघ ही है, मतलब भारतीय जनसंघ के नाम जानी जाती थी। इसके संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो किसी समय कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे। मुखर्जी व कुछ अन्य हिंदू नेताओं ने भारतीय संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्रीय दल के निर्माण का विचार किया। इस कार्य में उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जनसंघ ने लोकसभा में क्रमशः वर्ष 1957, 1962, 1967, 1971 के चुनाव में 4, 14, 35, 22 सीटें प्राप्त की। जनवरी 1977 में कांग्रेस ओ जनसंघ, भारतीय लोक दल, समाजवादी दल ने जनता पार्टी के नाम से अपना एक संयुक्त संगठन स्थापित किया। मार्च 1977 के चुनाव में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई और मई के प्रथम सप्ताह तक जनता पार्टी के विभिन्न घटकों ने पार्टी में अपना विधिवत विलय कर दिया। जनवरी 1980 के मध्यावधि लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी करारी हार हुई और जनसंघ को भी जनता ने ठुकरा दिया। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ ने जनता पार्टी से स्वयं को अलग कर लिया। लाल किला आडवाणी द्वारा 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 4000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भूतपूर्व जनसंघ दल को पुनर्जीवित करने के स्थान पर एक नए दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस नवीन दल का प्रथम अध्यक्ष एवं श्री लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त एवं मुरली मनोहर जोशी को दल का महासचिव नियुक्त किया गया। इस नवीन दल में भूतपूर्व जनसंघ के सदस्य तो
शामिल हुए ही साथ में राम जेठमलानी, शांति भूषण, के.एस. हेगड़े जैसे व्यक्ति भी शामिल हुए। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 1980 के पश्चात और मजबूत हो गई और वर्तमान विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 163 सीटें प्राप्त कर सरकार के रूप में कार्य कर रही है। भाजपा के उद्देश्य व कार्यक्रम। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम व उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता। तो यह दल पूरे देश की राजनीतिक एकता एवं अखंडता में विश्वास करता है। अलगाववादी, विघटनकारी, आतंकवादी एवं नक्सलवादी हाथ की गतिविधियों को कठोरता के साथ कुचलने में विश्वास करता है। हिंदुत्व। तो यह दल एक राष्ट्र, एक राष्ट्रीयता, एक संस्कृति के संकल्प के प्रति वचनबद्ध है। इसी कारण यह पार्टी हिंदुत्व पर बल देती है। हिंदुत्व से तात्पर्य हिंदू धर्म को अपनाना नहीं, वरन हिंदुत्व तो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान किया जाता था। अतः दल का मानना है कि हिंदुत्व को अपनाने से ही सांप्रदायिकता की समस्या का निदान किया जा सकता है। इससे देश में विभिन्न वर्गों, संप्रदायों के बीच पारस्परिक सौहार्द स्थापित करके देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत किया जा सकेगा। गुटनिरपेक्षता का समर्थन। तो यह दल भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करती है तथा साथ ही यूरोपीय, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रमंडल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों के साथ राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो भाजपा धर्मनिरपेक्षता व गैर मजहबी राज्य में विश्वास करती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है प्रत्येक संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए, किंतु मजहब को राज्य के विकास में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाए। यह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अथ सर्व धर्मों समधर्म में विश्वास करती है। इसका तात्पर्य है न धर्म रहित राज्य और न ही धार्मिक सहनशीलता, बल्कि अलग अलग धर्मों एवं ऐतिहासिक अनुभवों से प्राप्त किए गए मूल्य जो अलग अलग धर्मों के बीच सद्भावना के विकास के लिए जरूरी होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित राजनीति। तो भाजपा नैतिक मूल्य पर आधारित राजनीति में विश्वास जो भाजपा है नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में वृद्धि करना चाहती है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह मंत्रियों, संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करने में विश्वास रखती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर बल। तो दल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार भारत में जनसाधारण की आर्थिक दशा को सुधारने में संविधान में लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व है। अतः मौलिक अधिकारों का हनन किए बिना दल इन्हें लागू करने के पक्ष में है। फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के भूतपूर्व जनसंघ घटक और अन्य दलों को मिलाकर की गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभिक समय में कम सफलता प्राप्त हुई, परंतु वास्तविक सफलता वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से प्राप्त होना शुरू हुई। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके पश्चात वर्ष 2008, वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सत्ता प्राप्त हुई। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 114 सीटें प्राप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें और शेष अन्य पार्टी को सीटें मिली। इस प्रकार अन्य पार्टी के समर्थन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, परंतु दल बदल की प्रक्रिया के कारण कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और 23 मार्च 2020 को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार स्थापित की। वर्ष 2023 में डॉक्टर मनमोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। फिर मध्य प्रदेश में भाजपा के सिद्धांत व कार्यक्रम। तो राज्य का विभाजन। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने एवं मध्य प्रदेश का विभाजन एवं छत्तीसगढ़ का उदय इस प्रकार हो कि दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या में संतोष हो, इस प्रकार की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी। सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बार बार प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से ग्राम स्वराज की दिशा में शासन चलाने का प्रचार किया है और सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम विकास पर भी अधिक जोर दिया। परिवहन सुधार। तो मध्य प्रदेश वर्ष 2000 से पूर्व अपनी परिवहन सुविधा की अव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, अतः भाजपा ने परिवहन व यातायात को सुलभ, सस्ता एवं सुविधाजनक बनाने के लिए सेजवलकर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप व्यवस्था को लागू किया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। भाजपा द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुरूप प्रदेश में 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक बालिका को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का व्यवस्था की जाएगी। खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में सब प्रकार के खनिजों पर आधारित व्यापक पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के 8 खनिज संपन्न राज्यों में से एक है, जहां कोयला, हीरा, मैग्नीज जैसे बहुमूल्य खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार भाजपा द्वारा अनेक विकासात्मक योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में कार्य किया गया।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भाजपा का विकास। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समान न्याय, सुरक्षा एवं सम्मान होना चाहिए आदि विषय लेकर राजनीति करने आई है। मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का क्रमिक विकास 1956 से प्रारंभ होता है। वर्ष 1952 में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के नाम से चुनाव लड़ा तथा वर्तमान मध्य प्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल, विंध्य प्रदेश व भोपाल आदि राज्यों में विभाजित था। उस समय उन दिनों भोपाल क्षेत्र मध्य भारत में सम्मिलित नहीं था। भोपाल भाग सा पार्ट सी में शामिल था। भाग सा में देशी रियासतें शामिल थी। हिंदू अल्पसंख्या में एवं मुस्लिम बहुसंख्या में होने के कारण कोई गैर कांग्रेसी हिंदू इस क्षेत्र में कभी विजय नहीं हो पाया। देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में जनसंघ की संगठनात्मक गतिविधियां राज्य के गठन की औपचारिक घोषणा के पूर्व से ही प्रारंभ हो चुकी थी। भाजपा की पुरानी दलीय स्थिति में जनसंघ या मध्य प्रदेश में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते जा रहा था। वर्ष 1961-62 में जनसंघ के कार्यकर्ता हजारों गांवों तक गए और किसानों से केंद्र सरकार की योजना के विरुद्ध हस्ताक्षर लिए। वर्ष 1962 के चुनाव में कुल 288 सीटों में से उसे 41 सीटें प्राप्त हुई तथा प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में भारतीय जनसंघ आया। श्री वीरेंद्र कुमार लेचा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता बने। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के शासन में हुई गुलाबी चना कांड, दमोह अकाल राहत कांड के खिलाफ जनसंघ ने सतत आंदोलन कर वर्ष 1962 से 1966 के बीच लगभग पूरे समय ही मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा रखा। वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी, परंतु केंद्र में 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने से मध्य प्रदेश में भी इसी नाम से चुनाव ये लड़ने लगे। फिर वर्ष 1989 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली उसकी नींव वर्ष 1984 में ही रख दी गई थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पहली प्राथमिकता कर्ज माफी के वादे को लेकर रखी गई। इस वादे को अपना दायित्व मानकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री श्री सुंदर लाल पटवा कर्ज माफी के इस कार्य में लगे रहे। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, नाबार्ड व ऋण मुक्ति की घोषणा करने वाले अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्हें व्यक्तिगत संपर्क किया तथा कर्ज मुक्ति की स्वीकृति केवल मध्य प्रदेश को मिल सकी। वनवासियों को पट्टे देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। प्रदेश के 97,000 वनवासी परिवारों को अपनी भूमि का स्वामी घोषित किया। नई सरकार ने किसानों, आदिवासियों के प्रति वादे पूरे किए, वहीं हरिजनों व पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिए। संपूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध तथा उनकी प्रदेश से निकास पर रोक के लिए बनाया गया कानून मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ के रूप में भाजपा ने 5 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर राजनीति की शुरुआत की। वर्ष 1952 में 5 वर्ष, वर्ष 1957 में 10 वर्ष, वर्ष 1977 में 230, इसमें वर्ष देखते हैं तो वर्ष 1952 में 5 सीटें प्राप्त की, वर्ष 1957 में 10, वर्ष 1977 में 230, वर्ष 1980 में 60, वर्ष 1990 में 220, वर्ष 2003 में 173, वर्ष 2008 में 143 सीटें प्राप्त कर दूसरी बार सत्ता प्राप्त की। वर्ष 2013 में भाजपा ने 165 सीटें प्राप्त कर तीसरी बार सत्ता प्राप्त की। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें प्राप्त हुई एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 114 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 163 एवं कांग्रेस ने 66 सीटें जीती। तो अभी तक भाजपा ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, कब किया था? 2013 में 165 सीटें जीतकर। नोट: वर्ष 1952, वर्ष 1957 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पितृ पार्टी जनसंघ व वर्ष 1977 का विधानसभा चुनाव जनता पार्टी ने लड़ा था। वर्ष 1980 में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना श्री काशीराम जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को उत्तर प्रदेश में की गई थी। इस दल की स्थापना में 2 दबाव समूह, अल्प पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय
कर्मचारी संघ एवं दलित समाज शोषित संघर्ष समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 25 नवंबर 1997 को चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई व चुनाव चिन्ह हाथी दिया गया। कांशीराम कई वर्षों तक दल के अध्यक्ष बने रहे। कुमारी मायावती, जिन्हें वर्ष 2000 में कांशीराम ने अमृतसर रैली में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इस दल की उपाध्यक्ष थी। अध्यक्ष कांशीराम की बीमारी के कारण दल की प्रमुख कुमारी मायावती रहीं, जिन्हें बहन जी कहा जाता है। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त हुआ और सुश्री मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत 1981 में हुई, जब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति अर्थात DS4 के नाम से उसकी पहचान बनी। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलितों एवं शोषितों का उत्थान करना है। वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने रायपुर, सारंगगढ़, भिंड, रीवा लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे, परंतु इस चुनाव में पार्टी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1990 में संपन्न मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें प्राप्त कर ली। उनके उपरांत लगातार इस पार्टी के जनाधार में वृद्धि होती रही। वर्ष 1993 में इस पार्टी के 11 विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनकर आए। 2008 में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की विधानसभा में 7 सीटें प्राप्त हुई, जबकि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 2018 के 15वीं विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई। तो नेक्स्ट है जनता दल। तो जनता दल के उद्भव और विकास का सीधा संबंध बीपी सिंह से है, विश्वनाथ प्रताप सिंह से है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। वर्ष 1984 में भारी बहुमत से सत्तारूढ़ हुई राजीव गांधी की सरकार लोकप्रियता से विपक्ष की भूमिका कम हो गई थी। ऐसे माहौल में कांग्रेस को छोड़कर बीपी सिंह सरकार से बाहर हो गए। बीपी सिंह की राजनीतिक पहचान कांग्रेस से बाहर आने पर बनी। जनमोर्चा बनाने में 2 वर्ष लगे। बीपी सिंह के साथ कांग्रेस के पुराने समाजवादी एवं लोहिया के उपेक्षित समाजवादी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति समाजवादी आ गए। इन अंतर्विरोधी शक्तियों का सम्मेलन बेंगलोर में बुलाया गया और वहीं जनता दल का गठन 11 अक्टूबर 1988 को औपचारिक रूप से किया गया। बीपी सिंह ने जनता दल को काफी कुछ कांग्रेस के पैटर्न पर बनाया था। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव 243 सीटों पर जनता दल के पार्टी ने चुनाव लड़ा। उसे 17.7% मत मिले तथा 142 सांसद जीते। जनता दल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी और बीपी सिंह भारतीय गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापसी के साथ जनता दल की सरकार अल्पमत में आ गई। बीपी सिंह सरकार को चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 1991 में समाजवादी पार्टी बनाकर एक करारा झटका दिया। देश की राजनीति में जनता दल की ऐतिहासिक भूमिका रही है। वह महात्मा गांधी व लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित थे। इस देश के गरीबों एवं दलितों को प्रबुद्ध बनाने में उनका योगदान उत्कृष्ट रहा। जनता दल समाज के दलितों एवं मजदूरों के साथ अधिकार बांटने की मांग शुरू करती नजर आई। मध्य प्रदेश में जनता दल। मध्य प्रदेश की राजनीति में जनता दल ने जनवरी 1989 में प्रवेश किया। उसके कोर ग्रुप में श्री विद्याचरण शुक्ल, यमुना प्रसाद शास्त्री, पुरुषोत्तम कौशिक एवं रघु ठाकुर जैसे नेता शामिल थे। मध्य प्रदेश में जनता दल के प्रथम अध्यक्ष श्री विद्याचरण शुक्ला बने। जनता दल के वोटों का आधार क्षेत्र दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग था। वर्ष 1993 में 10वीं विधानसभा में जनता दल के 4 विधायक निर्वाचित हुए, जबकि फरवरी 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने 29 विधायकों को निर्वाचित करवाया था अपनी पार्टी से। वर्ष 1998 में विधानसभा में जनता दल का एक भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो पाया। वर्ष 2003 में जनता दल का एक प्रतिनिधि विधानसभा में निर्वाचित हुआ। वर्ष 2013 के चुनाव में जनता दल एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सकी। अब मध्य प्रदेश में कुछ अन्य दल हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल एवं बहुजन समाज पार्टी के अलावा अनेक राजनीतिक दल हैं, जिसमें से प्रमुख हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPM, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राम राज्य परिषद, प्रजा समाजवादी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी। इसमें कुछ जानकारी निम्नानुसार है। तो पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1925 में की गई थी। इस पार्टी ने भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वर्तमान समय में इस पार्टी की 13 जिलों में समितियां हैं। 53 जिलों में समितियां हैं। कितने? 53 जिलों में समितियां हैं। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समितियां हैं।
तथा नगरों में नगर परिषद बनाई गई हैं। इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में वर्ष 1964 में हुआ था। रामराज्य पार्टी तो मध्य प्रदेश विधानसभा में राम राज्य परिषद ने वर्ष 1952, 1957, 1962, 1977 में निर्वाचित हुए। इनके बाद इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, राम राज्य परिषद पार्टी। समाजवादी पार्टी के विधायक वर्ष 1952 से समाजवादी पार्टी के विधायक वर्ष 1952 से 1972 तक विधानसभा में निर्वाचित होते रहे। इसके पश्चात वर्ष 1998 में 4 सीटें, 2003 में 7 सीटें, 2008 में 1 सीट, 2018 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर विजय प्राप्त की समाजवादी पार्टी ने। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा तो पूर्व मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सक्रिय रहा। पश्चिम विधानसभा में डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में इस पार्टी के श्री जनकलाल ठाकुर विजयी हुए। 10वीं विधानसभा में वर्ष 1977 में दिल्ली राजहरा खदान मजदूरों का संगठन बनाने में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सक्रिय रहा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो श्री डोमन सिंह नागपुरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़े के प्रदेश पार्टी के महामंत्री एवं पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वर्ष 1993 के विधानसभा निर्वाचन में हुए खैरलांजी क्षेत्र से विजयी हुए। वर्ष 1967-68 में हुए हरित क्रांति के तहत गरीब मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। वर्ष 1977 में सक्रिय राजनीति में आए। वर्ष 1980-90 के दशक में तक वे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी खोबरागढ़े के सक्रिय कार्यकर्ता मध्य प्रदेश इकाई के संगठन मंत्री रहे। क्रांतिकारी समाजवादी मंच मध्य प्रदेश में राजनीति में सक्रिय एक दल क्रांतिकारी समाजवादी मंच है। वर्ष 1993 में विधानसभा चुनाव में इस दल के श्री कंकर मुंजारे परसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए। इससे पूर्व वे वर्ष 1985 में विधायक निर्वाचित हुए थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोगपा भारत एक पंजीकृत राजनीतिक दल है जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुलेश्वर सिंह मरकाम। इस दल का गठन 1981 में दिवंगत श्री हीरा सिंह मरकाम के द्वारा किया गया था। यह मुख्य रूप से आदिवासी समाज और उनके राजनीतिक विकास के लिए काम करती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सवर्ण पार्टी तो इसका गठन 9 सितंबर 1994 को हुआ था। श्री लक्ष्मण तिवारी इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। सवर्ण पार्टी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आरक्षण विहीन भारत में पिछड़े लोगों के विकास एवं हरिजन बंधुओं को उनका खोया सम्मान वापस दिलाने के लिए संघर्ष किया। भारतीय आदिवासी पार्टी तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में भारतीय ट्राइबल पार्टी से पृथक कर की गई थी। भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना वर्ष 2003 में भारतीय ट्राइबल पार्टी से पृथक करके की गई थी। यह आदिवासी हित एवं भील प्रदेश की मांग करती है। इस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा में 2023 में एक सीट रतलाम जिले की सिलाना विधानसभा सीट से अमलेश्वर डोडियार ने जीती है। अब सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन या संस्था सपाक्स तो सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स की स्थापना फरवरी 2016 में फर्म एवं सोसाइटी के रूप में हुई थी। सपाक्स के उद्देश्य क्या है? तो सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के कार्मिक गुणवत्ता सुधार लाने हेतु कार्य करना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ऐसे कार्मिकों को संगठित करना कर संस्था का सदस्य बनाना। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शासकीय सेवकों का हित रक्षण करना। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शासकीय सेवकों की सेवा कार्य शासन से संबंधित कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत रहना। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शासकीय सेवकों की नियोजन संबंधी विभागीय एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहना और उनके समाधान के प्रयास करना। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शासकीय सेवकों को उनके कर्तव्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा इस हेतु संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था हेतु प्रयास करना। समान उद्देश्य वाले एवं इस संस्था के उद्देश्यों से सहमत अन्य संस्थाओं से सहयोग का आदान प्रदान एवं जहां आवश्यक हो संस्था की संबद्धता प्रदान करना। तो अब हम लोग मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों का विकास, उनकी सफलता, सत्ता प्राप्ति आदि का अध्ययन निम्नलिखित तरीके के माध्यम से करेंगे। तो 1952 में कांग्रेस ने 194 सीटें जीती थी।
2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और टोटल 23 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। 1957 में 232 सीटें कांग्रेस ने जीती, 10 सीटें जनसंघ या भाजपा को मिली, जनसंघ को ही मिली और 20 सीटें निर्दलीय जीत कर ले गए। 1962 में 142 सीटें कांग्रेस जीती, 41 सीटें जनसंघ को मिली, 14 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और 39 सीटें निर्दलियों ने प्राप्त की। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने 167 सीटें जीती, 73 सीटें जनसंघ को मिली, 10 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और निर्दलीय 22 सीटें ही जीतने में कामयाब रहे। 1972 में 220 सीटें कांग्रेस जीती, 48 सीटें जनसंघ को मिली, 7 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 18 सीटें निर्दलियों को मिली। फिर 1977 में कांग्रेस ने 84 सीटें जीती, जनता दल 230 सीटें जीता और निर्दलियों ने 5 सीटें जीती। 1980 में कांग्रेस फिर से 246 सीटें जीती, जनसंघ 60 सीटें जीता, जनता दल 2 सीटें जीता और निर्दलीय 80 सीटें जीती। 1985 में कांग्रेस ने 250 सीटें जीती, जनसंघ ने या इस बार भाजपा हो गई थी 1980 के बाद, तो भाजपा ने 58 सीटें जीती, जनता दल ने 5 सीटें जीती और निर्दलियों ने 6 सीटें जीती थी। 1990 में अब देखिए कांग्रेस 56 सीटों में सिमट गई, भाजपा को 219 सीटें मिली, जनता दल 28 सीटें जीती और निर्दलीय 10 सीटें ही जीत पाए। 1993 में कांग्रेस फिर से 176 सीटें जीतने में कामयाब रही और भाजपा को 17 सीटें मिली, 4 सीटें जनता दल को गई और जो 11 सीटें हैं ये बसपा को और 11 ही सीटें निर्दलियों को मिली थी 1993 में। 98 में कांग्रेस फिर से 73 सीटें जीती, 120 सीटें भाजपा जीती, समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती, बसपा 11 और निर्दलीय 7। 2003 में कांग्रेस 38 सीटें जीती, भाजपा ने 173 सीटें जीती, 1 सीट जनता दल को मिली, 7 सीटें समाजवादी पार्टी को, 2 सीटें बसपा को और 2 सीटें निर्दलीय को। 2008 में कांग्रेस 70 सीटें जीती, बीजेपी 143 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी 1 सीट, बसपा 7 सीट और निर्दलीय 3 सीटें। 2013 में कांग्रेस ने 58 सीटें जीती, बीजेपी ने 165 सीटें जीती, बसपा ने 4 सीटें जीती और निर्दलीय 3 सीटें निकालने में कामयाब रहे। 2018 में कांग्रेस ने 14 सीटें जीती, बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 1 सीट, बसपा ने 2 सीट और निर्दलीय दल ने 4 सीटें जीती। निर्दलीय पार्टियों ने, निर्दलीय लोगों ने 4 सीटें जीती। 2023 में 66 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, 163 सीटें बीजेपी ने जीती और केवल यही आंकड़ा रहा। तो सोलहवीं विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधानसभा सदस्य बने हैं। ये तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार 16वीं विधानसभा चुनाव में 2023 में रतलाम सीट से या रतलाम की सैलाना सीट से जीते हैं। फिर मतदान व्यवहार का अर्थ, तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है जिसमें संविधान के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपनी स्वेच्छा से मतदान करने की स्वतंत्रता है। ऐसे समय पर मतदाता अपना मत देते समय अनेक कारकों से प्रभावित होता है। मतदाता की मतदान के प्रति निर्णयकारी क्षमता को परिवर्तित अथवा अप्रभावित करने वाली विचारधारा को मतदान व्यवहार कहते हैं। मतदान व्यवहार की संकल्पना का आरंभ 20वीं सदी के उत्तरार्ध अर्थात स्वतंत्रता के आसपास हुआ। मतदान व्यवहार के संबंध में अलग अलग विचारकों ने निम्नानुसार अपने विचार दिए हैं। तो जेसी प्लेनो और रिक्स के अनुसार मतदान व्यवहार अध्ययन के उस क्षेत्र को कहा जाता है जो उन विधियों से संबंधित है जिन विधियों द्वारा लोग सार्वजनिक चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। मतदान व्यवहार उन कारणों से संबंधित है जो कारण मतदाताओं को किसी विशेष रूप से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक्स के अनुसार मतदान व्यवहार प्रजातांत्रिक शासन को बेहतर प्रदान करने की प्रक्रिया में एक समस्या है, अर्थात मतदान करते समय व्यक्ति सरकार को कार्य करने के लिए बेहतर प्रदान करता है। पॉल एच चैपलवाई के अनुसार मतदान व्यवहार व्यक्तियों का सरकार से सीधा संबंध है। गार्डन मार्शल, मतदान व्यवहार का अध्ययन उन निर्धारकों पर एकाग्र होता है कि लोग एक खास तरीके से क्यों मतदान करते हैं तथा इस बारे में लिए गए निर्णय तक कैसे पहुंचते हैं। स्टीफन बाजवाई, मतदान व्यवहार के अंतर्गत व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक निमित्ति तथा उनका राजनीतिक क्रिया के साथ साथ सांस्कृतिक विन्यास जैसे कि संचार प्रक्रिया एवं चुनावों पर उसका प्रभाव शामिल होते हैं। मतदान व्यवहार का आरंभ एवं प्रवृत्तियां, मतदान व्यवहार एक नवीन संकल्पना है। भारत में इसका प्रारंभ स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, लेकिन वैश्विक स्तर पर मतदान व्यवहार की संकल्पना का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम यूरोपीय देश फ्रांस में 1913 में हुआ था। इसके पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया।
भारत में मतदान व्यवहार जैसी संकल्पना वर्ष 1954 में माइनर बीनर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। माइनर बीनर के द्वारा 1954 में। इसके पश्चात रजनी कोठारी, रामाश्रय राय, बी.एन. सिरसीकर, मोरिस जोन्स, डॉक्टर इकबाल नारायण पामर आदि विद्वानों ने भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया। वर्तमान समय में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदान व्यवहार की कई विविध प्रवृत्तियों का उदय हुआ है, जो निम्नलिखित है। पहला, प्रारंभ से ही जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। हरियाणा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में इस तत्व ने अनेक अवसरों पर निर्णायक भूमिका अदा की है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में जातियां अपनी पसंद की जातिगत उम्मीदवार को समूह मत देती हैं। वर्तमान में जातिवाद का तत्व विशेष महत्व रखता है। राजनीतिक स्थिरता की आकांक्षा भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, परंतु वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, इसलिए मतदान करते समय मतदाता को बहुत सोच समझ कर विचार करना पड़ता है। साक्षरता का स्तर, समुदाय का प्रकार, धर्म आदि ने मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। धर्म के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाता को मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत व्यवहार एवं फलस्वरूप मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। सांप्रदायिकता की भावना, विदेशी धन, चुनाव प्रचार, उम्मीदवारों द्वारा नोट देकर वोट खरीदने की शक्ति आदि तत्व भी मतदान व्यवहार को किसी न किसी सीमा तक प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार को देश की आर्थिक स्थिति ने भी काफी प्रभावित किया है। जिन जिन सत्ताधारी दलों के शासन में आर्थिक स्थिति का सुधार हुआ है, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। बस 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव के पूर्व सामंतशाही व्यवस्था ने मतदान व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति मतदान व्यवहार को सदा से प्रभावित करती रही है। वर्ष 1967 में पंजाब में अकाली दल और मद्रास में द्रमुकम यानी डीएमके की विजय इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजनीतिक जागरूकता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अधिक मात्रा में राजनीतिक दृष्टिकोण से जागृत नागरिक अपने मतदाताओं या अपने मतों का सदुपयोग बेहतर तरीके से करते हैं। राजनीति में कम रुचि रखने वाले या राजनीति का कम ज्ञान रखने वाले मतदाता मतदान से उदासीन रहते हैं या अपने मत का दुरुपयोग करते हैं। वर्तमान समय में मतदाता पूर्णतः जागरूक बन गए हैं और उसे कोई प्रलोभन देना आज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। हालांकि नामुमकिन तो नहीं हुआ। भाषा संबंधी विवादों ने भी समय समय पर मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। दक्षिण भारत में भाषा संबंधी विवादों के कारण अनेकों बार राजनीतिक प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया तो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को प्रभावित करने, जुड़ने और अपने दृष्टिकोण उद्देश्य को व्यक्त करने, उनकी दक्षता बढ़ाने में मदद करने या बहुमत हासिल करने के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरण के रूप में उभर रहा है। आज लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, जहां राजनीतिक दल भी उन तक पहुंच सकते हैं। फिर मतदान व्यवहार की विशेषताएं, तो मतदान व्यवहार के माध्यम से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी सामाजिक या राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है। मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति कैसी धारणा है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग तो करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उसके द्वारा उठाए जाने वाले चुनावी मुद्दों को पसंद नहीं करता। मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दों से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव में कुछ चुनावी मुद्दे हर बार लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई इत्यादि मुद्दों के आसपास प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुद्दों से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है, इसलिए प्रत्येक चुनाव में ये मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा बने हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले है जाति। तो भारत की सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अधिक प्रभावित है, इसलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। इसी संदर्भ में रजनी कोठारी ने यह भी कहा है कि भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत में जातियां राजनीतिकृत हैं, यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है। राजनीतिक दल के राजनेता जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। धर्म, तो विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनके वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं। भाषा, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की राजनीति में भाषा मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप से तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषा का
मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहा है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्षेत्रवाद, तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। विभिन्न चुनावों के दौरान अनेक राजनेताओं के संबंध में दूसरे राज्यों के लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उस राज्य के लोग किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को वोट न दें। यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। मतदाता की आर्थिक स्थिति, तो ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रुचि लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। राजनीतिक स्थिरता की इच्छा, तो यदि मतदाताओं को इस बात का आभास हो जाए कि अमुक राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर सकता है और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने में सक्षम राजनीतिक दल को ही अपना मत देता है। यानी यह कारक भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1980 में गिर गई और फिर से कांग्रेस थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ गई। तो यही होता है, राजनीतिक स्थिरता की इच्छा भी लोगों को एक पर्टिकुलर पार्टी की ओर जाने की ओर आकर्षित करती है। धन की भूमिका, चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से गरीब देशों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है। इससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते हैं और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनजर मतदान करते हैं। इसके अलावा आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन करना पसंद करते हैं जो अपेक्षाकृत बेहद शैक्षिक पृष्ठभूमि से हो। व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण रखता है, तो दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह, मायावती, शरद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल की विशाल छवि ने मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए काफी प्रभावित किया है। राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावों में लोकप्रिय समर्थन का महत्वपूर्ण कारक रहा है। दल का प्रदर्शन, चुनावों की पूर्व संध्या पर प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। इसमें उसके द्वारा मतदाताओं के लिए किए गए वादे होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदर्शन को मतदाता उसके चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर आंकते हैं। वर्ष 1977 में चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार और 1980 के चुनावों में जनता पार्टी की हार दर्शाती है कि सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जिस प्रकार सत्ता विरोधी दल, जिसका अर्थ है सत्ता दल के प्रदर्शन में से असंतोष, चुनावी व्यवहार का निर्धारक है। पार्टी की पहचान, तो राजनीतिक दलों के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग किसी विशेष पार्टी के साथ अपनी पहचान देखते हैं वे हमेशा उस पार्टी को वोट देंगे, चाहे उसकी चूक और कमीशन कुछ भी हो। 1950 से 1960 के दशक में पार्टी की पहचान विशेष रूप से मजबूत थी। हालांकि 1970 के दशक से मजबूत पार्टी पहचानकर्ताओं की संख्या में काफी गिरावट हुई है। विचारधारा, किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विचारधारा का मतदाताओं के निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ता है। समाज में कुछ लोग सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण आदि जैसी कुछ विचारधाराओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे लोग उन विचारधाराओं को मानने वाले दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। अन्य कारक में है चुनावों से पहले की राजनीतिक घटनाएं, जैसे कि किसी नेता की हत्या, भ्रष्टाचार कांड इत्यादि। जैसे 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, भ्रष्टाचार कांड आया, बोफोर्स घोटाला, तो चुनावों को उन्होंने प्रभावित किया। चुनाव के समय आर्थिक स्थितियां जैसे महंगाई, भोजन, अल्पायु, बेरोजगारी इत्यादि। गुटबाजी, तो राजनीति की एक विशेषता है, भारतीय राजनीति में निम्न स्तर से शीर्ष स्तर तक गुटबाजी होती है। आयु, तो वृद्ध युवा वर्ग की सहभागिता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पुरुष या महिला वर्ग की सहभागिता। शिक्षा वर्ग, तो शिक्षित और अशिक्षित वर्ग की सहभागिता। आय वर्ग, तो अमीर एवं गरीब वर्ग की सहभागिता। आवास, उम्मीदवार, परिवार और रिश्तेदारी। तो इसका अर्थ है चुनाव लोकतांत्रिक देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भारत के बारे में भी सत्य है। वर्ष 1951-52 से वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय स्तर व क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव हुए। इसमें लोग विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और लिंग के संबंध रखते हुए हैं, वे इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। चुनावों में भी ये कारक मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक होते हैं, लेकिन ये कारक
तब बहुत अधिक प्रभावशाली हो बन जाते हैं जब ये लोगों की आर्थिक ज़रूरतों से जुड़ जाते हैं। भारत में कई प्रकार के चुनावी अध्ययन हुए हैं, जिनमें मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण उपयुक्त प्रकार से दर्शाया गया। मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार, तो मतदान व्यवहार जैसी नवीन संकल्पना का प्रभाव भारत के प्रत्येक राज्य में दिखाई देता है। भारत में प्रचलित मतदान व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियां सामान्यतः मध्य प्रदेश में भी परिलक्षित होती हैं, परंतु मध्य प्रदेश में मतदाताओं के व्यवहार की प्रवृत्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल भिन्न भिन्न रूप से देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विभिन्न राजघरानों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से भी मतदान व्यवहार जैसी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। इन क्षेत्रों के आदिवासी मतदाताओं पर धर्म, जाति, परंपरा जैसे कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार जैसी संकल्पना को प्रभावित करता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति क्षेत्र के साथ परिवर्तित होती रहती है, अर्थात इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भी मतदान व्यवहार की संकल्पना का प्रभाव देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ एवं चंबल क्षेत्र में विभाजित है, अतः इन सभी क्षेत्रों का आर्थिक व सामाजिक विकास व जातिगत समीकरण भी मध्य प्रदेश में संपन्न चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की राजनीतिक पार्टी जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में संपन्न चुनाव में भाग लेती है एवं मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं चलते चलते। तो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई एवं सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो किसे मान्यता प्राप्त नहीं है? 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस समय समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय दल का दर्जा, और अभी भी नहीं है ये। हालांकि अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी हट गई है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी हट गई है, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी, ये सभी पार्टियां नेशनल पार्टी थी। मध्य प्रदेश में जनता दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनता दल के तो ये थे विद्याचरण शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है। चलिए यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।